उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। एक कंपनी के वित्तीय विवरणों के उद्देश्यों और प्रकृति को समझने में, लाभ और हानि खाते के घटकों की व्याख्या करने में, तुलन पत्र के प्रारूप का विवरण बनाने में, वित्तीय विवरणों के महत्व को समझने में, वित्तीय विवरणों के महत्व को जानने में, वित्तीय विवरणों की सीमाओं को समझने में। एक कंपनी के वित्तीय विवरण। परिचय। वित्तीय विवरणों का अर्थ। वित्तीय विवरण एक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट है, जिनकी सहायता से कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में अपने मालिकों, निवेशकों और कराधान अधिकारियों को जानकारी देती है। मूल रूप से इसमें वर्ष के अंत तक का तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण सम्मिलित होता है। वित्तीय विवरणों की बात करते समय आजकल रोकड़ प्रवाह विवरण को भी वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग समझा जाता है। वित्तीय विवरणों की प्रकृति। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने वित्तीय विवरणों की प्रकृति के बारे में इस प्रकार व्यक्त किया है। वित्तीय विवरणों की एक आवधिक समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए या प्रबंधन द्वारा की गई प्रगति की रिपोर्ट दर्शाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है तथा ये व्यवसाय में निवेश की स्थिति से संबंध रखते हैं और समीक्षा की अवधि के दौरान उपलब्धि के परिणामों को प्रकट करते हैं। ये अभिलिखित तथ्यों, लेखांकन सिद्धांतों तथा वैयक्तिक निर्णयों के एक संयोजन को प्रतिबिंबित करते हैं। वे बिंदु जो वित्तीय विवरणों की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। अभिलिखित तथ्य। ये विवरण खाता पुस्तकों में दर्ज आंकड़ों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। विभिन्न खातों की राशियां जैसे हस्तस्थ रोकड़, कैश इन हैंड, बैंकस्थ रोकड़, कैश इन बैंक, स्थिर परिसंपत्तियां आदि के रूप में लिए जाते हैं। चूंकि ये बाजार कीमतों पर आधारित नहीं होते हैं, इसलिए ये वित्तीय विवरण संस्था की वर्तमान वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। लेखांकन परंपराएं। वित्तीय विवरण बनाते समय कई परंपराओं का अनुपालन किया जाता है। परिसंपत्तियों के मूल्यांकन हेतु लागत में से मूल्यह्रास कम करने की परंपरा अपनाई जाती है। पेंसिल, पेन जैसी वस्तुओं को जिस वर्ष में खरीदा जाता है, उसमें व्यय के रूप में माना जाता है, भले ही उनकी प्रकृति परिसंपत्तियों की है। परंपराओं के उपयोग से वित्तीय विवरण तुलनात्मक, सरल एवं वास्तविकतापूर्ण हो जाते हैं। वित्तीय विवरणों की प्रकृति। अभिधारणाएं। द्रवित्तीय विवरण कुछ अवधारणाओं पर तैयार किए जाते हैं, जिन्हें अभिधारणाएं कहा जाता है, जैसे सतत व्यापार अभिधारणा, मुद्रा मापन अभिधारणा, आगम प्राप्ति अभिधारणा आदि। सतत व्यापार अभिधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि संगठन सतत है और इसका लंबे समय तक अस्तित्व है। मुद्रा मापक अभिधारणा के अनुसार मुद्रा का मूल्य विभिन्न समयावधियों में समान रहेगा। हालांकि मुद्रा की क्रय क्षमता में प्रबल परिवर्तन आया है, लेकिन विभिन्न समयावधि में खरीदी गई परिसंपत्तियों को उनके क्रय मूल्य पर ही दर्शाया जाता है। लाभ व हानि का विवरण तैयार करते समय आगम को विक्रय के वर्ष में ही दिखाया जाएगा। हालांकि हो सकता है कि विक्रय मूल्य की वसूली
एक लंबी अवधि तक होती रही हो। इस अवधारणा को वसूली अभिधारणा कहा जाता है। वैयक्तिक निर्णय। रूढ़िवादी परंपरा को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों और देनदारियों, आय और व्यय के विवरणों में आधिक्य की संभावना से बचने के लिए वित्तीय विवरण तैयार करते समय व्यक्तिगत राय, निर्णय और अनुमान भी लगाए जाते हैं। स्थिर परिसंपत्तियों के आर्थिक जीवन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान वैयक्तिक निर्णय के आधार पर किया जाता है। माल की सूची के मूल्यांकन में लागत या बाजार मूल्य में जो भी न्यूनतम है अपनाया जाता है। माल की सूची, लागत या बाजार मूल्य का निर्धारण कुछ व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित होता है। वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। वित्तीय विवरण किसी भी व्यावसायिक संस्था की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति को समझने हेतु अंशधारकों एवं अन्य बाह्य पक्षों जैसे निवेशकों को जानकारी प्रदान करते हैं। ये संपत्तियों और देनदारियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। इसलिए वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने में सहायता करना है। इनके विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं। व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों और दायित्वों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराना। वित्तीय विवरण समय समय पर निवेशकों और अन्य बाह्य पक्षों के लिए आर्थिक संसाधनों और व्यवसाय के दायित्वों के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। व्यवसाय की अर्जन क्षमता के संबंध में जानकारी प्रदान करना। वित्तीय विवरण बैंकों, शेयरधारकों को व्यवसाय की अर्जन क्षमता के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। रोकड़ प्रवाह के संदर्भ में सूचना प्रदान करना। ये विवरण निवेशकों, ऋणदाताओं को राशि, संबंधित अनिश्चितताओं आदि के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी रोकड़ प्रवाह की जानकारी प्रदान करते हैं। प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन करना। वे ऐसी जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो व्यवसाय के संसाधनों के प्रभावशाली उपयोग के लिए प्रबंधन की क्षमता को आकलित करने के लिए उपयोगी है। समाज को प्रभावित करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी देना। ये विवरण व्यवसाय को प्रभावित करने वाले व्यावसायिक संगठनों की गतिविधियों के संबंध में रिपोर्ट बनाने में सहायता करते हैं। लेखांकन नीतियों को प्रकट करना। इन रिपोर्टों में महत्वपूर्ण नीतियों, लेखांकन प्रक्रियाओं में अनुपालन की जाने वाली अवधारणाओं और वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की सूचना होती है, ताकि उन विवरणों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। वित्तीय विवरणों के घटक 1। वित्तीय विवरणों में सामान्यतः 2 प्रकार के विवरण सम्मिलित होते हैं, जो तुलन पत्र और लाभ एवं हानि के खाते हैं। इन विवरणों को तैयार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन विवरणों के आधार पर किसी व्यवसाय को नियोजन और निर्णय लेने में मदद मिलती है और बाह्य पक्षों को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी दी जा सकती है। शेयरधारकों की निधियां। इन निधियों को तुलन पत्र में उपविभाजित किया जाता है। अंश पूंजी। निम्नलिखित संशोधन या योग महत्वपूर्ण है। क। प्रत्येक प्रकार के शेयरों के लिए
प्रारंभ में और रिपोर्टिंग की अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या की पहचान अनिवार्य है। ख. शेयरों के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकारों, अधिमान्यताएं और प्रतिबंधों का उल्लेख किया जाना चाहिए। ग. कंपनी के अंतोगत व स्वामियों की पहचान के बारे में स्पष्टता के लिए 1. धारक कंपनी द्वारा कंपनी में प्रत्येक वर्ग से संबंधित शेयरों का प्रकटीकरण करना। 2. 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयरों का खुलासा करना। 3. तुलन पत्र में निम्नलिखित का प्रकटीकरण करना। पूर्ण प्रदत्त रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या और वर्ग। पूर्ण प्रदत्त रूप में बोनस शेयरों के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या और वर्ग। वापस क्रय किए गए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग। वित्तीय विवरणों के घटक 2. शेयर पूंजी के प्रत्येक वर्ग के लिए 1. प्राधिकृत शेयरों की संख्या और राशि। 2. निर्गमित, अभिदत्त, पूर्ण प्रदत्त, निर्गमित और अभिदत्त किंतु पूर्ण प्रदत्त नहीं है के शेयरों की संख्या। 3. प्रत्येक शेयर का मूल्य। 4. लेखांकन अवधि के प्रारंभ और अंत पर बकाया शेयरों की संख्या। 5. शेयरों के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार, अधिमान्यताएं और प्रतिबंध। 6. धारक कंपनी द्वारा कंपनी में प्रत्येक वर्ग के संबंध में धारित शेयरों की कुल संख्या। 7. विकल्पों और संविदाओं के अंतर्गत निर्गम के लिए आरक्षित शेयर। 8. उस तारीख से जब तुलन पत्र तैयार किया जाता है, पूर्ववर्ती 5 वर्ष की अवधि के लिए। क. संविदाओं या प्रतिबद्धताओं के अधीन आरक्षित शेयर। ख. वापस किए गए शेयरों की कुल संख्या और वर्ग। ग. रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले निर्गमित शेयर तथा बोनस शेयरों की संख्या और वर्ग। 9. इक्विटी या अधिमानी शेयरों में परिवर्तनीय किसी भी प्रतिभूति की शर्तें। 10. असंदत्त मांगें। 11. जब्त शेयर। आरक्षितियां और अधिशेष। आरक्षितियों और अधिशेषों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: पूंजी आरक्षितियां, पूंजी विमोचन आरक्षितियां, प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिति, ऋणपत्र विमोचन आरक्षिति, पुनः मूल्यांकन आरक्षिति, शेयर विकल्प बकाया खाता, अन्य आरक्षितियां, अधिशेष। आरक्षितियों और अधिशेषों के प्रकटीकरण, योग और संशोधन। उद्दिष्ट निवेशों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से दर्शित किसी आरक्षिति को एक निधि कहा जाएगा। लाभ और हानि विवरण में डेबिट अतिशेष को अधिशेष शीर्ष के अधीन ऋणात्मक आंकड़े के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। आरक्षिति और अधिशेष के अतिशेष के ऋणात्मक अतिशेष का समायोजन करने के पश्चात आरक्षिति और अधिशेष के अंतर्गत दर्शित किया जाएगा, भले ही ये राशि ऋणात्मक हो। शेयर बकाया खाते को आरक्षिति और अधिशेष के अंतर्गत एक अलग शीर्ष के रूप में मान्यता दी गई है। चालू और गैर चालू वर्गीकरण और उधार राशियां। वारंट के प्रति प्राप्त धन। शेयर वारंटों के प्रति प्राप्त धन को
शेयरधारक निधि के अंतर्गत एक अलग शीर्षक के रूप में दर्शाया जाएगा। चालू और गैर चालू वर्गीकरण। शेष को चालू और गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं में विभाजित किया जाता है। चालू गैर चालू में विभेद। यदि ये संगठन के सामान्य परिचालन में सम्मिलित है, इसकी वसूली 12 महीने के भीतर होने की संभावना है। उसे मुख्यतः व्यापार के लिए धारित किया जाता है। ये रोकड़ या रोकड़ तुल्यांक है। यदि उसका उपयोग रिपोर्टिंग तारीख के पश्चात कम से कम 12 महीने बाद किसी दायित्व के निपटान के लिए किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों और देयताओं की प्रकृति गैर चालू है। शेयर आवेदन राशि बकाया आवंटन। गैर वापसी योग्य आवेदन राशि प्रदत्त पूंजी से अधिक नहीं को गैर चालू रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसे तुलन पत्र में लंबित आवंटन की आवेदन राशि के रूप में दर्शाया जाएगा। ऋण। कुल ऋणों को दीर्घकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण की चालू परिपक्वता में वर्गीकृत किया जा सकता है। दीर्घकालीन ऋण 12 महीने के पश्चात भुगतान योग्य ऋणों को दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है। अल्पकालीन ऋण। जो ऋण 12 महीने की अवधि के दौरान भुगतान योग्य होते हैं, उन्हें अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। दीर्घकालीन ऋणों की चालू परिपक्वता। इससे 12 महीने परिचालन चक्र के भीतर चुकौती की राशि सम्मिलित है, जो अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत खातों पर टिप्पणियों के साथ दर्शाई जाती है। अस्थगित कर परिसंपत्तियां या देयताएं सदैव गैर चालू होती हैं। व्यापार देय तुलन पत्र की तारीख से 12 महीने से अधिक या परिचालन चक्र के पश्चात अन्य दीर्घकालिक देनदारियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्रावधान। प्रावधान राशि को तुलन पत्र की तारीख से 12 महीने के भीतर या परिचालन चक्र अवधि के भीतर निपटान योग्य अल्पकालिक प्रावधानों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तुलन पत्र पर वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत दिखाया जाता है। चालू परिसंपत्तियां और देयताएं। स्थायी परिसंपत्तियां। मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियां दोनों ही गैर चालू हैं। यदि परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन 12 महीने से कम है, तब भी इसे गैर चालू ही माना जाएगा। निवेश। ऐसे निवेश जिन्हें 12 महीनों के भीतर वसूल किया जाना है, उन्हें चालू परिसंपत्तियां माना जाता है। अन्य को गैर चालू परिसंपत्तियां माना जाता है। इन्वेंट्री रहतिया। सभी रहतियों को चालू माना जाता है। व्यापारिक प्राप्य। ऐसे व्यापारिक प्राप्य जिन्हें रिपोर्टिंग तारीख से 12 महीने या पहचान की तारीख से प्रारंभ होने वाले परिचालन चक्र के पश्चात वसूल किया जाना है, गैर चालू परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रोकड़ और रोकड़ तुल्यांक। इसे सदैव ही चालू माना जाता है। वित्तीय विवरणों की उपयोगिता और महत्व। वित्तीय विवरणों के विभिन्न उपयोग और महत्व। प्रबंधकों की संरक्षणता पर रिपोर्ट। ये हमें निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त लक्ष्यों के बीच अंतर को समझने में
सहायता करते हैं। वित्तीय विवरणों से स्वामित्व की अपेक्षाओं को समझा जा सकता है। वित्तीय नीतियों के लिए आधार। वित्तीय विवरण औद्योगिक, कराधान और सरकार की अन्य नीतियों के लिए निविष्ट प्रदान करते हैं। ऋणों की स्वीकृति का आधार। ऋणदाता संस्थान उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन के आधार ऋण स्वीकृत करते हैं। अतः वित्तीय विवरण ऋणों के स्वीकार करने के लिए आधारित बनाते हैं। प्रत्याशित निवेशकों के लिए आधार। वित्तीय विवरण निवेशकों को दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण शोधन क्षमता के साथ साथ व्यवसाय की लाभदायकता को भी आंकने में सहायता करते हैं। पहले से किए गए निवेश के मूल्य हेतु दिशा निर्देश। वित्तीय विवरण शेयरधारकों को उनके निवेश पर वापसी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु जानकारी प्रदान करते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वित्तीय विवरण एक कंपनी की वार्षिक रिपोर्टें हैं। ये किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए व्यवसाय के